वेक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करके बताता हूँ। कल हमने 3 रिएक्शन करी थी फेमस। पहली कौन सी रिएक्शन की थी, H2 + Cl2 गिव राइज टू 2HCl। दूसरी कौन सी रिएक्शन करी थी, N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। किसको बोलते थे, हेबर्स प्रोसेस। और थर्ड कौन सी रिएक्शन पड़ी थी, 2N2O5 गिव राइज टू 4NO2 + O2। अब ये रिएक्शंस हो रही हैं। अब ये तीनों की तीनों रिएक्शन है, इन सब की स्पीड अलग अलग है। किसी की स्पीड धीरे है, किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की स्पीड मीडियम है। अब हमें कैसे पता लगा धीरे है फास्ट है, वो तो हम फॉर्मूलों से निकालेंगे, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है। आज हमने ये पढ़ना है कि इन रिएक्शन की स्पीड्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तुम्हारा हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो आज का सबसे पहला फैक्टर है जो हमारा रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट करेगा, वो कौन सा है, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ आपको समझ में आएगा कि आप जो रिएक्टेंट ले रहे हैं रिएक्शन में वो कैसा ले रहे हैं। जैसे एक हमने लिया CO, नाम बताना, वेरी नाइस। और क्या बन गया, CO2। बैलेंस होगी रिएक्शन, नहीं हुई, अब होगी बैलेंस, ठीक है। तो CO से क्या बन गया, CO2 बन गया, तो ये रिएक्शन होगी। सेम ऐसी रिएक्शन लिख देता हूँ NO + O2, और क्या बन गया, अब आप चेक करो ये दोनों रिएक्शन हो रही है, बट इसमें से जो ये वाली रिएक्शन है ना ऊपर वाली, इट इज वेरी स्लो। जो नीचे वाली रिएक्शन है ना, इट इज वेरी फास्ट। अब रिएक्शन तो सेम दिख रही है आपको, बट फर्क क्या है, ऊपर वाली रिएक्शन में आपने CO लिया, नीचे आपने NO लिया, मतलब आपने रिएक्टेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जब आप रिएक्टेंट को चेंज कर देते हैं तो आपकी रिएक्शन की स्पीड पे क्या पड़ जाता है, इफेक्ट पड़ जाएगा। वो तो नेचुरल सी बात है, पड़ेगा। अगर कल का लेक्चर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो उसमें मैंने बोला था जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो 3 काम होते हैं। कौन कौन से काम है तुम्हारे, पहला काम क्या होता था, बॉन्ड टूटता था। किसका बॉन्ड टूटता था, रिएक्टेंट का। दूसरे काम में क्या होता था, कोलिजन होता था। और थर्ड काम में क्या होता था, प्रोडक्ट बनता था। तो नेचुरल सी बात है, ये CO का बॉन्ड कुछ अलग तरह का होगा, ये NO का बॉन्ड कुछ अलग तरह का होगा। तो मतलब पहला फैक्टर क्या है, आपने रिएक्टेंट कौन सा लिया है, उस बेस पे हम बताएंगे रिएक्शन की स्पीड कैसी है, स्लो है कि फास्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला फैक्टर, इफ फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट कैसे ले रहे हैं, सिंपल थिंग। थर्ड, सेकंड पॉइंट वो क्या है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी एक जैसा ही बात हो गई, फर्स्ट सेकंड तो एक जैसी बात होगी। मतलब रिएक्टेंट जो आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब आपको पता है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उतनी फास्ट रिएक्शन की स्पीड होती है। अगर आप कंसंट्रेशन ढीला ले रहे हैं, कोई रिएक्टेंट आप हल्का सा ले रहे हैं, तो स्पीड भी बहुत धीरे होगी फिर उसकी। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी, स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या रहने वाली है, स्पीड रहने वाली है, ठीक है। थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, टेम्परेचर। अब आप देखो, आप दिन भर हम जो काम करते हैं वो रिएक्शन ही तो कर रहे हैं। सब्जी बन रही है तो उसमें रिएक्शन ही तो हो रही है, दूध उबल रहा है तो उसमें रिएक्शन ही तो हो रही है। तो अब दूध उबल रहा है, सिम पे उबल रहा है, 15 मिनट में उबलेगा। तेज पे उबाल दिया, कितने मिनट में उबल जाएगा, 4 मिनट में। क्यों, तेज पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो तीसरा फैक्टर कौन सा हुआ, स्पीड को इफेक्ट करने वाला, टेम्परेचर। तो मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द स्पीड। इसमें मैं एक स्टार डाल रहा हूँ और यहाँ स्टार डाल के आपको एक बात बता देता हूँ जो कि आपको 5 दिन के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 दिन बाद आप मुझे याद करा देना, ठीक 5 दिन बाद सर हमने ये वाली बात डिस्कस करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार डाल के लिख रहा हूँ। अब वो बात कौन सी है, वो बात ये है, सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड बढ़ती है, सबको पता है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मान लो एक रिएक्शन चल रही है, उसकी स्पीड अभी 10 है और टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना है पहली बात, 5 दिन बाद आपको मुझे याद कराना है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 की स्पीड से रिएक्शन चल रही है। अब मैंने 30 डिग्री कर दिया टेम्परेचर।
अब मैंने 30 डिग्री कर दिया। अब आप मुझे बताओ रिएक्शन की स्पीड पहले 10 थी और अब कितनी हुई? ये तो पता ही है बढ़ेगी, ये सबको पता बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी? तो वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, एक पूरे लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की स्पीड एकदम से डबल हो जाती है। अगर पहले वो 10 की स्पीड से चल रही थी ना, अब रिएक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20। क्यों 20 हो जाएगी? क्योंकि मैंने 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाया है। जरा बताना, जरा अब मैंने 40 डिग्री कर दिया तो बताना कितनी हो जाएगी स्पीड? 30 मत बोलो, एकदम डबल होती है। हर 10 डिग्री पे रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? डबल होती है। भाई 30 पे 20 है तो 40 पे कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 50 पे कितनी हो जाएगी निहाल? 80 हो जाएगी। 60 मत बोलो, मैं ये तो समझा रहा हूँ तुम्हें, पहले वाले से डबल होती है। 40 पे 40 है तो 50 पे कितनी हो जाएगी? इससे 10 डिग्री बढ़ा दी ना मैंने, तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ जो कि अब मुझे 5 दिन बाद मुझे आप बोलेंगे, वो बात क्या है? Every 10 degree increase of temperature, the reaction of speed get double. सब जानते हैं टेम्परेचर बढ़ेंगे स्पीड बढ़ेगी, पर आप एक नई बात जानेंगे, 10 डिग्री पे रिएक्शन की स्पीड डबल होती है एकदम से। क्यों होती है? 5 दिन के बाद का क्वेश्चन। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर, जो क्या करता है? इफेक्ट करता है किसको? स्पीड ऑफ रिएक्शन को। फोर्थ पॉइंट और क्या है? वो क्या है? वो है प्रेशर। अब ये भी है, प्रेशर भी है, बट प्रेशर का पॉइंट तब है जब हम गैस की बात कर रहे हैं। हम रिएक्शन किसकी ले रहे हैं? गैस की ले रहे हैं। अब जैसे ये वाली रिएक्शन है, ये वाली, यहाँ प्रेशर की इन्वॉल्वमेंट है। वाई? क्योंकि गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो जहाँ गैसियस रिएक्शन होगी वहाँ टेम्परेचर नहीं होगा, वहाँ प्रेशर होगा। और सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन। कम प्रेशर है धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा प्रेशर है एकदम से चलेंगे। अभी अगर ज़्यादा प्रेशर डाल देना, जुलाई तक आपका सिलेबस खत्म है। अभी प्रेशर है नहीं तो आराम आराम से चल रहे हैं। प्रेशर डलना शुरू होगा दिसंबर जनवरी में, फिर भागेंगे, उस टाइम भागेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। दिस इज द फोर्थ फैक्टर जो क्या करता है? स्पीड पे इफेक्ट करता है। पांचवा फैक्टर क्या है? What is the fifth factor? Fifth factor is light. Light. अब आप सोच चुके, मुझे बताओ क्या लाइट का भी फर्क पड़ता होगा रिएक्शन की स्पीड पे? रिएक्शन की जो स्पीड होती होगी, लाइट भी उस पर फर्क डालती है। दूध उबाल रहे हैं, लाइट बंद करके उबाल रहे हैं, लाइट जला के उबाल रहे हैं, फर्क पड़ेगा कुछ दूध के उबलने के टाइम में? कुछ रिएक्शन होती है जो लाइट पे इफेक्ट करती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। अब पेड़ों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो तो लाइट ही है सारी। लाइट ना हो कुछ भी नहीं है, उल्टा ही हो जाता है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लाइट जब चली जाती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना? यही होता है पेड़ों में। तो लाइट के साथ जो रिएक्शन होती है ना, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर इन रिएक्शंस की बात है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात है, तो मतलब लाइट उस पर इफेक्ट डालेगी। जितनी ज़्यादा लाइट लेंगे उससे उस पर स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी रिएक्शनों पे नहीं पड़ेगा। जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंड है उन्हीं पे पड़ेगा। इसलिए जब आप कॉलेजेस में जाओगे, फिजिक्स अपना बीएससी में, बीटेक में, तो वहाँ भी तो लैब आपकी एक ही है, बट लैब के अंदर भी एक छोटा सा रूम होगा, अलग से लैब होगी। एक लैब में 2 लैब होगी, उस वाली लैब में बिल्कुल डार्क रूम होगा। वहाँ पे वही वाली रिएक्शन करेंगे जो लाइट की एब्सेंस में होती होगी। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिसको लाइट नहीं चाहिए होती, लाइट की एब्सेंस में होती है, उनको बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। उनको बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। तो जहाँ लाइट है वो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जहाँ लाइट नहीं है उनको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो इसका सीधा सा मतलब है लाइट भी क्या करती है? इफेक्ट डालती है रिएक्शन की स्पीड पे। फोटोकेमिकल तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और डार्क है तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए हमारे पास? 5। पहला कौन सा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट कौन से लिए?
सेकंड कंसंट्रेशन, ज़्यादा है तो ज़्यादा चलेगा। थर्ड टेम्परेचर कैसा है, और इसमें नोट है। तनीशा क्या नोट है टेम्परेचर? जो टेम्परेचर जो स्पीड है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। कितना ज़्यादा होगा? टेम्परेचर 10 डिग्री। टेम्परेचर 10 डिग्री पे रिएक्शन इसमें डबल टेम्परेचर का फर्क है, प्रेशर का फर्क है। बट एक तब है जब गैसेस वाली रिएक्शन है। और पांचों कौन सा फर्क है? लाइट का फर्क है। सिक्स्थ फैक्टर कौन सा है? सिक्स्थ फैक्टर कौन सा है जो इफेक्ट डालता है? वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या होता है सर? सबको पता है, फेमस कैटलिस्ट हैं। हर रिएक्शन में हम कैटलिस्ट डालते हैं, सुना हुआ है सर हमने। अभी ना आप बता दो कि कैटलिस्ट क्या करता है। सर रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकता है। बहुत बढ़िया बोल रहा है इसने। नहीं तो मैं आज तक जब भी पूछता हूँ ना मेरे बच्चों से, वो सारे यही बोलते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। इसने ये नहीं बोला बढ़ा देता है, इसने ये बोला रिएक्शन की स्पीड को जो चेंज कर देता है। तो इसका मतलब दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। एक होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बायोगैस बन रही है, कहाँ से बनती है? गोबर से बनती है। तो गोबर गांव में ही चलता है, अभी भी बायोगैस प्लांट होता है। एक जगह गोबर डालते रहते हैं, पानी थोड़ा सा डालना, हिलाते रहते हैं, सीधा गैस चूल्हे में सीधा जा रहा है पाइप। वहाँ से सिलेंडर नहीं है कुछ, वो पाइप अलग ही जा रहा है सीधा चूल्हे में। तो गोबर वोबर डाल के, पानी पूनी डाल के आपने रख दिया उसको। 15 दिन लगेंगे बायोगैस बनने में। 15 दिन बाद गैस बनेगी, उसके बाद वो चूल्हा जलेगा। 15 दिन तक भूखे बैठे नहीं, चूल्हा जल ही नहीं रहा है, क्योंकि गैस तो हम लाई नहीं, हमने हमारे घर में बायोगैस है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 15 दिन में जो बायोगैस बन रही है ना, वो एक दिन में बन जाए। तो हम उस बायोगैस के अंदर क्या डाल देते हैं? केचुए, अर्थवॉर्म्स। वो अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? वो 15 दिन के काम को एक ही दिन में बना देते हैं और बायोगैस बना देते हैं। तो ये अर्थवॉर्म्स कौन है? कैटलिस्ट है। इन्होंने क्या करा, जो रिएक्शन की स्पीड धीरे थी उस रिएक्शन की स्पीड को क्या करती है? फास्ट कर दी। ठीक है, तो ये भी हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं नोट डाल देता हूँ, यहाँ मैं नोट डाल देता हूँ। 6 दिन बाद याद करा देना, 6 डेज के बाद याद करा देना। कैटलिस्ट के बारे में पूरा टॉपिक पढ़ना है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन होते हैं, सब पढ़ने वाले हैं। तो अभी फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो छठा फैक्टर हो गया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट होगा तो स्पीड में फर्क पड़ेगा, नहीं है तो नहीं पड़ेगा। 7th फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इसको भी समझना पड़ेगा अभी। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट? मतलब जो आपने रिएक्शन लिया है, जैसे यहाँ CO लिया है, यहाँ पे NO लिया है, इनका एरिया कैसा है? सरफेस एरिया कैसा है? चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास लकड़ की इतनी बड़ी शीट है, लोड़ी आ गई है, हमने इसको जलानी है। इतना बड़ा लकड़ की शीट लेकर जा रहे हैं, लोड़ी में जलानी है। तो जला दें? ऐसे जला दें? ऐसे जला देते हैं सीधा? क्या करते हैं भाई? सीधी सी बात है, इतना बड़ा दरवाजा लेकर आ रहे हो उठा करके, तो पहले उस दरवाजे के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर जलाते हैं। मुझे आप बताओ, छोटे छोटे टुकड़े करने पे फायदा है कि सीधा जलाने में फायदा है? छोटे छोटे टुकड़े करने में फायदा है। क्यों? सीधा जलाते हैं भाई, जब हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ना, तो जल्दी से जल जाएगा वो। अगर हमने नहीं किए ना, तो वो बहुत टाइम लेगा जलने में। क्यों हुआ ऐसा? सीधी सी बात है, जब आप इसके बिल्कुल इसके इतने इतने टुकड़ों में बांट दोगे ना इसको, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। कई बच्चे यही सोचते हैं, सर ये कैसे हो जाएगा, दरवाजा तो इतना ही है। दरवाजे के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो जितने दरवाजे का सरफेस एरिया था उतने ही छोटे छोटे एरिया का होगा। नहीं भाई, जब आप छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो ना, अभी मार्कर इतना है, अगर इस मार्कर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, तो जो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे ना, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इस मार्कर के। क्यों? क्योंकि इस मार्कर में सरफेस एरिया में ये काउंट कर रहे हैं बस, ये ऊपर नीचे वाला। बट जब हम टुकड़े करेंगे तो अंदर वाला सरफेस एरिया भी तो यूज़ होगा ना।
टुकड़े करने पे अंदर वाला सरफेस एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रिएक्टेंट जो आप ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया कैसा है, इस बात पे भी हमारी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था 2014-15 में कि वुड का लॉन्ग पीस एकदम से नहीं जलता, बट वुड के छोटे छोटे पीस जल्दी जल जाते हैं। आंसर क्या लिखा था आपने? क्योंकि छोटे छोटे पीस करने से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। उसको बता दो सब पॉइंट्स। नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सुनो मेरी बात, जब आप पॉइंट बताओगे ना, खाली पॉइंट नहीं बताना, एग्जांपल भी बताना। दिस इज द नेचर ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या बता रहे हैं, एग्जांपल बताना, एग्जांपल बताना कोई। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई एग्जांपल बताना। मैंने तेजाब का एग्जांपल दिया था। तेजाब को पानी में गिराओगे धुएं निकलेंगे। 5 साल पुराने तेजाब को पानी में गिरा रहे हो, धुएं नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। थर्ड पॉइंट क्या, मेन पार्ट क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो जो स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। सीधा डबल होती है। फोर्थ प्रेशर, गैस में लगेगा। फिफ्थ लाइट, लाइट होगी तो रिएक्शन की स्पीड कुछ और होगी, डार्क में कुछ और होगी। सिक्स्थ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और 7 सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स, आप इसको रिमेंबर करके रखिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हम बता सकते हैं कि ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आप बताओ कुमार, ये एक रिएक्शन लिख दी मैंने, और इस रिएक्शन की स्पीड बतानी है। स्पीड बतानी है, कैसे बताएंगे? इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे अपॉन में टाइम, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, ऐसे बता देते। एक बार इसको पढ़ना आप, अनुष्का इसको पढ़ना। Decrease in concentration of H2 with respect to time. एक तो ये हो गया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सना और पढ़ना। Rate of disappearance of H2. वेरी नाइस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो ये मैंने ऐसे निकाला, पर आप मेरी बात आप ध्यान से सुन लो आगे। ये जो हम स्पीड निकालते हैं ना यहाँ से, जिसमें हम नीचे इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती स्पीड की, कुछ ना कुछ एरर आता है। क्या आता है? मतलब हम रिएक्शन की स्पीड निकालने निकले हैं, हमने फॉर्मूले लगाए और निकाल दी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखा और निकाल दी, बट जो निकलेगी ना स्पीड, वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी सर एग्जैक्ट? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ डी होता है ना नीचे, मैंने कल बोला था डी भी लगा सकते हैं। ये एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में डिफरेंशिएशन, और मैथ्स में ही हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। दोनों में फ़र्क क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेशन को छोटी चीज को बड़ा करते हैं और उसमें बड़ी चीज को छोटा। ये नहीं, डिफरेंशिएशन का मतलब है बड़ी चीज़ को छोटा करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है छोटी चीज़ को बड़ा करना, और इंटीग्रेशन का मतलब है बड़ी चीज़ को छोटा करना। उल्टे होते हैं दोनों। बट ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये मैथ्स में एग्जैक्ट मेथड नहीं है किसी चीज़ को सोल्यूशन निकालने का, क्योंकि यहाँ से एरर आता है। अभी ये जो इक्वेशन चल रही है डी है, माने डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन से स्पीड हम निकाल तो लेंगे, बट एरर आएगा। तो हमने दूसरा लॉ बनाया है, क्या निकालने के लिए? स्पीड निकालने के लिए, और उस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताएगा? स्पीड के बारे में बताएगा। इससे भी स्पीड ही निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे?
ये रिएक्शन लिखी हुई है। कैसे निकालेंगे स्पीड? सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इस रिएक्शन की स्पीड कितनी है किस बात पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सीधी सी बात है, छोड़ो वो फॉर्मूले। फॉर्मूला एक ही है, अगर आपने रिएक्शन की स्पीड बतानी है मतलब रेट बताना है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है पावर में। जैसे मैं इसका बनाता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन H2 कंसंट्रेशन Cl2 पावर में ऊपर 1, इसकी पावर में 1। सर हमें नहीं पता लग रहा है ये 1 आप कहाँ से लिख रहे हो? भाई यहीं से लिख रहा हूँ, ये 1 है तो 1 है, ये 1 है तो ये 1 है, बस यहाँ से रेट आ जाएगा, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। अब देखो मैंने dt हटा दिया, क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो मैंने हटा दी, नवा लो बना दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं, मान लो ये रिएक्शन, इसमें लगाना लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसे लगाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? N2O5। पावर में बोलना, लॉ ऑफ मास एक्शन। एक और में लगाते हैं। सर आप बार बार यही रिएक्शन क्यों लिख रहे हो? बाद में बताऊंगा। कम से कम मैं 500 बार लिखता रहूँगा ये 3 रिएक्शन, क्योंकि ये 3 ही रिएक्शन है जो तुम्हें याद करनी है। मैं 3 ही रिएक्शन याद कराऊंगा बस। इसका रेट लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर में इसमें 3। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक ही बात बोलता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, रेज टू पावर। उसकी पावर में कौन आएगा? कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रेज टू पावर जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे पावर। सिंपल। तो रेट निकालने के 2 बातें मैंने आपको बता दी, एक फॉर्मूले से और एक लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब एक तीसरा और लॉ है जिससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं रेट लॉ। उसको क्या बोलते हैं? तो अब हमारे पास तीसरा लॉ है जिससे हम रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन तो ऐसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लो रेट लॉ। सर बस उस पे डिपेंड करेगी, मतलब इक्वल टू नहीं होगी ना, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो रेट लॉ क्या होता है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक। What do you mean by rate law? मान लो ये रिएक्शन है, क्रिश क्या करना है? रिएक्शन की स्पीड बतानी है, तो बता रहा हूँ। रेट और स्पीड एक ही बात होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला था सुमन? Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। ये लो पावर में कोफिशिएंट। अब इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। अब आप मेरे को ध्यान से सुन लो 10 मिनट बस। रेट लो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2Cl2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पावर में 0, पावर में
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो गया लेसन का। नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखना एक और रिएक्शन, इसमें रेट लो लगाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा इस रिएक्शन में रेट लो लगाओ, तो मैं लगा रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। पावर में 1, पावर में बोलो 1.5। पूरा लेसन खत्म हो जाएगा अगर ये चीज समझ में आ गई तो। अभी नहीं आ रही आपको नहीं समझ में आ रही। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिएक्शन में तो बोला इस रिएक्शन में रेट लो लगाओ। क्यों लगाओ विनय, रेट लो क्यों लगाओ? क्योंकि मुझे रेट पर रिएक्शन निकालना है, तो रेट पर रिएक्शन निकालने के लिए रेट लो लगाओ। अच्छा वो लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों नहीं लगाई? वो उससे क्यों नहीं निकालने डिफरेंशियल इक्वेशन से? क्योंकि उससे एरर आ जाएगा, एग्जैक्ट आएगा, इसलिए रेट लो लगाओ। मैं लगा रहा हूँ। अब बता देना बस। अब आप इसके बाद आप बता देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। पावर में बता दो। पावर बहुत बढ़िया, मधुर ने सही बोला। मधुर क्या कह रहा है, पावर क्या हो जाती है? बिल्कुल हाफ। मधुर ये कह रहा है कि यहाँ 1 था ना, तो हमने 0 कर दिया। यहाँ 1 था, 0 कर दिया। फिर आप क्या कह रहे हैं? आप फिर भी बोल रहे हो आप हो जाए इसमें नहीं, सब में देखो ना, इसमें हाँ जी। और कोई बोल रहा था अपने से एक कम में डिवाइड अपने से एक कम में डिवाइड हो जाएगा। अपने से एक कम में 1 में, अपने से एक कम 0। सही कह रहा है, 1 है, अपने से एक कम कर दिया 0। सही कह रहा है। देखो ना 2 है, अपने से मैं एक कम कर दिया, 2 में से 1 है। इधर क्या है? अपने से एक कम कर दिया 0। अच्छा 1 को नहीं करना, मतलब ठीक है। यहाँ 1 को नहीं कर रहा था, यहाँ 1 का 1 है, यहाँ 0 आ रहा है। सही है। तो जब बच्चे ये लेसन पढ़ते हैं ना, तो वो कैलकुलेशन लगाते हैं कि पावर में आ कहाँ से रही है, ये पावर आ कहाँ से रही है। वो यही कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये कैसे करा होगा मैथ्स इन्होंने, कि पावर में ये लग रहा है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये पावर कहाँ से आ रही है, ये पावर कहाँ से आ रही है बाय एक्सपेरिमेंट। कहाँ से आ रही है? 3 दिन बाद बताएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है। तो अभी मैं तुम्हें बस एक बात बता देता हूँ ताकि आप मेरे से क्वेश्चन ना कर पाओ कि पावर कहाँ से आ गई सर। तो तुम अब लिख लो इसको, कॉपी पे लिख लो, और मैं लिखवाऊंगा पावर आती है एक्सपेरिमेंट से। अपने आप से लिखनी है? हाँ जी, अपने आप से लिखनी है। हमने अपने आप से पावर लिखनी है। देखो ये रिएक्शन से तुम्हें पता लगेगा। एक बार बैलेंस करना। देखो ये रिएक्शन है, बैलेंस होगी, पहले चेक कर लो। ये CH3, ये 2H थे, 1H यहाँ लग गया, CH2 हो गया, 1H O के साथ लग गया OH। ये आपके लिए नवी रिएक्शन आ गई है। कल से 3 रिएक्शन चल रही थी, अब मैं चौथी और मैंने डाल दी है। ये नवी रिएक्शन आ गई है काफी। सही है। अब इस रिएक्शन में मैं अगर बताऊं आपको, अच्छा क्वेश्चन आया इस रिएक्शन में रेट लो लगाओ, तो लगाते हैं रेट डायरेक्टली बोलो।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पावर में बोल दो बाबा। 0 भाई कहाँ से बोल रहे हो तुम? जीरो अपने आप ले जाते 1.5। तो सीधी सी बात बोलो एक भाई, ये पावर याद कर लो। ये 4 रिएक्शन लिखी हुई है सामने, इसको हटा दो। 3 रिएक्शन सामने लिखी हुई है, इन तीनों रिएक्शनों की पावरों को याद करना है। गलती से भी ये कैलकुलेशन मत लगाना कि ये 1 में माइनस कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, फिर इनटू करके फिर आ गया। गलती से भी मत लगाना। कहाँ से आ रही है ये? कौन सा एक्सपेरिमेंट है नहीं सिलेबस में? सिलेबस में नहीं है। 3 दिन बाद बताएंगे कि आखिर में एक पावर आती कहाँ से। तो अभी के लिए मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, जो कि 2021 HPSC बोर्ड में आ रखा है, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है 21 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ? हाँ जी बोलिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ? करिश आप बोल दो अगर तुम्हें भी बात सुनी है। उसमें मास एक्शन में पावर कोएफिशिएंट पावर में आती है, इसमें y एक्सपेरिमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरे लेसन की। विनय क्या बोला इसने? इसमें बोले कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर में आता है। वही पावर में आता है। किसकी पावर में आता है वो? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में वही आता है जो कोएफिशिएंट हो। और रेट लॉ में कौन आता है? एक्सपेरिमेंट। रेट लॉ में कोई नंबर आता है। अच्छा वो नंबर कौन है? सुन लो, वो नंबर होल नंबर है? नहीं, होल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7। होल नंबर थोड़ी है, फ्रैक्शन में भी है। तो वो कौन सा नंबर है? 0 है। वो होता है 0 भी होता है। तो मैं बोल देता हूँ वो कौन सा नंबर है? वो नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है? रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है, फ्रैक्शन भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो वो नंबर एक रियल नंबर है जो कहाँ से आएगा? एक्सपेरिमेंट से आएगा। हम उसको नहीं बता सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। दिस इज नॉन एज रेट लॉ। तो रेट लॉ की डेफिनेशन लिख लेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ की डेफिनेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant raised to power concentration of reactant raised to power a number raised to power a number which is derived by experimentally raised to power a number which is derived by एक्सपेरिमेंटली। कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। चलिए बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन A प्लस B अभी बताऊंगा, अभी शुरू कर रहा है। ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मैं रेट लॉ लगा रहा हूँ। अब आपके पास न्यूमेरिकल में पूछ रहा हूँ, बस 3 मिनट के बाद मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के, इधर ध्यान देना। रेट लॉ लगा रहा हूँ, तो रेट लॉ कैसे लगाऊंगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पावर में कौन? हमें नहीं पता, तो मैं लिख देता हूँ अल्फा, यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा। हाँ इतना पता है, ये जो अल्फा बीटा है ना, ये एक्सपेरिमेंट से आए हैं और ये एक रियल नंबर है। 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। अब इस रेट लॉ इक्वेशन को मैं इक्वल में लेकर आता हूँ। सबको पता है जब डायरेक्टली को इक्वल में लेकर आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट कौन सा आ गया? के। कृपया करके इसको वो फिजिक्स वाला मत बोलना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ पर जो के है, इस के को बोलो हम क्या बोलते हैं? इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट लॉ से आया ना, तो रेट कांस्टेंट।
के को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इस के के बारे में कुछ बातें सुन लो। ये के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में 3-4 बातें सुन लो मेन ये लिखने के बाद। अब के क्या होता है सुनो। मान लो एक ये रिएक्शन में मैं बना इजी में बना के दिखाता हूँ। ये एक रिएक्शन है, इसमें मैं रेट बना के दिखाता हूँ। रेट इज इक्वल टू के ए पावर में ये लिखिए, एक रिएक्टर लीजिए। अब इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। सबसे पहला बात हमें जो क्लियर करना है, पहले बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई मुझे बताएगा इस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जो कि कल पढ़ा है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। मैंने ऐसे लिख दिया इसको। चेंज भी होता ही है तो कंसंट्रेशन की। ये क्या कोई बताएगा मुझे? ये क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये भी मतलब कंसंट्रेशन ही है। ठीक, और पावर में क्या लिख दिया मैंने? इसको मैं n लिख देता हूँ। चलो n कोई नंबर हो सकता है जो कि हमें पता एक्सपेरिमेंट से आएगा। k की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। देखो सब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। k की वैल्यू बता